हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। चलो 11th क्लास सेकंड बुक चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आज फर्स्ट पार्ट में हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, रिजिड बॉडी क्या होता है, इलास्टिसिटी कैसे वर्क कर रहा था, ये सब हमने देखा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या था इलास्टिसिटी बेटा। देखो किसी भी सॉलिड की या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस पर अगर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई जाए, इसका एग्जांपल भी मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिस पर डीफॉर्मिंग फोर्स जो लगी हुई है, जिससे वो बॉडी डीफॉर्म हुई है, अगर वो डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दी जाए, रिमूव कर दी जाए, तो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर ले। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला गया था। सपोज, जैसे याद दिला देते हैं, कोई स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग सपोज किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच है और इधर से हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। उस फोर्स को डीफॉर्म फोर्स बोला जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है। तो जैसे ही वो डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दी जाए, आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट डीफॉर्मिंग फोर्स, ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस रीगेन कर ले, यानी जैसे पहले थी वैसे ही हो जाए। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोला गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या इस दुनिया में कोई 100% परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है, तो उसका आंसर है बेटा, इस दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी प्रेजेंट नहीं है। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का मतलब जो 100% अपनी ओरिजिनल शेप, साइज या कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर ले। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे सपोज ये स्प्रिंग हमने स्ट्रेच करी, यहां से फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो गई। जैसे ही हमने डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई, उसको छोड़ा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई, ऐसा हमें लगता है। देखो 100% ये अपनी पहले वाली पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर पाती। सपोज 10 सेंटीमीटर की स्प्रिंग थी, हमने इसको स्ट्रेच करा, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई और 10 सेंटीमीटर से इसको स्ट्रेच करके 20 सेंटीमीटर तक डीफॉर्म किया। जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आई। तो वापस जब आई होगी ना, तो 10 पॉइंट कुछ 0,0,0,0, चाहे बहुत सारी 0, 1 ही क्यों ना हो, थोड़ा सा इसमें चेंज ही क्यों ना आया हो, यानी पहले से थोड़ा तो इंक्रीज हुआ। यानी पहले 10 सेंटीमीटर की थी, तो अब 10.00000 कह देते हैं। हाँ, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ली, लेकिन 100% रीगेन नहीं कर पाती बेटा। 100% अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर पाती, इसलिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है। इलास्टिक बॉडी तो बहुत है, स्टील हमने देखा था रबर से ज्यादा इलास्टिक है, बहुत सारे मटेरियल इलास्टिक है, लेकिन परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मतलब जो 100% इलास्टिक हो, कोई नहीं है। 100% वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, ऐसा कोई नहीं है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है बेटा, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, इलास्टिसिटी है। कोई भी 100% इलास्टिक नहीं है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं है। वापस जब आती है तो कुछ ना कुछ चेंज उसमें हल्का फुल्का हो जाता है। ठीक है। अब अगर वो डीफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिसिटी की हमने बात करी थी, प्लास्टिसिटी बताता हूं। अगर वो डीफॉर्मिंग फोर्स हम इतनी ज्यादा कर दें, जो डीफॉर्मिंग फोर्स हमने स्प्रिंग पे लगाई है वो इतनी ज्यादा कर दें कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस रीगेन ही ना कर पाए। भाई इस स्प्रिंग को हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इतना खींच दिया कि ये पूरी खुल गई, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना कर पाए। इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। बात समझ आई बेटा। देखो, अगर डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस रीगेन कर रही है तो इलास्टिसिटी है, और डीफॉर्मिंग फोर्स से इतनी ज्यादा डीफॉर्मिंग फोर्स हमने लगा दी है मतलब कि वापस रीगेन नहीं कर पा रही है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पा रही है, तो बेटा फिर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी रीगेन कर लेना, प्लास्टिसिटी रीगेन ना करना। कोई भी बॉडी अगर डीफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन ना कर पाए तो प्लास्टिसिटी है, वो प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी है, नॉट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रीगेन कर ले, और रीगेन ना करे तो प्लास्टिसिटी है। बेटा देखो एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये एक स्प्रिंग है,
देखो स्प्रिंग, देखो स्टील की एक स्प्रिंग है, ये देखो मैंने इस पर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हुई, मैंने जैसे डीफॉर्मिंग फोर्स हटाई ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई, ये इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स इतना ज्यादा कर दूं, ये देखो अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जा पा रही, दैट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी। यानी बात हुई थी ना इलास्टिक लिमिट की पिछली वीडियो में, इलास्टिक लिमिट तक ही इलास्टिसिटी अवेलेबल होती है, उसके बाद वो किस कंडीशन में चली जाती है, प्लास्टिसिटी रीजन में चली जाती है। यानी वहां तक जहां तक वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो कर रही है, उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। जैसे ही उस फोर्स से ज्यादा फोर्स आप लगाओगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्लास्टिसिटी, मतलब वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं कर पाएगी, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर पाएगी। देखो फिर से दिखाता हूं, जैसे स्प्रिंग है, फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन हुआ, वापस अपनी पोजीशन पे, फिर फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन हुआ, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर मैं इतनी फोर्स लगा दूं कि ये अब वापस ही ना आ पाए और इसमें डिफॉर्मेशन जो हुआ है वो डिफॉर्मेशन रह जाए, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना करे, तो इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो समझ आया व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज प्लास्टिसिटी। अगर रीगेन कर ले तो इलास्टिसिटी और रीगेन ना करे तो प्लास्टिसिटी। ठीक है बेटा, तो जैसे 100% इलास्टिक बॉडी इस दुनिया में कोई नहीं है, यानी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं है, तो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी भी नहीं है। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का मतलब है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई और जहां तक हमने उसको डिफॉर्म किया वो उतने पे ही रुक जाए, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। हमने इसको इतना ज्यादा फोर्स लगाई कि ये डिफॉर्म हो गई, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी रीजन में चली गई, लेकिन क्या जहां तक हमने फोर्स लगा के स्ट्रेच किया वहीं रुक जाएगी ना, थोड़ा बहुत चेंज तो वापस आने का भी आएगा। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी बेटा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना इलास्टिक है ना प्लास्टिक है, प्रॉपर्टी दोनों है, दोनों प्रॉपर्टी के मटेरियल भी बहुत सारे हैं, लेकिन परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्ट प्लास्टिक कोई नहीं है। परफेक्ट मतलब 100% रीगेन कर ले या 100% रीगेन पे ना जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ना परफेक्ट इलास्टिक है ना प्लास्टिक। ठीक है बेटा, समझ आया इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। चलो इस चैप्टर में अब हमें स्ट्रेस वगैरह स्ट्रेन वगैरह ये सब पढ़ने, नेक्स्ट वही पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस। सर बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का, बहुत स्ट्रेस है मेरे दिमाग में पढ़ाई का, स्ट्रेस स्ट्रेस, बहुत तनाव में हूं बहुत। देखो ऐसा कुछ नहीं है ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। देखो क्या है ये, अगर मैं समझाऊं, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, सपोज ये एक रिजिड सपोर्ट है और इससे हमने एक स्टील की रोड लगाई है ना, स्टील की रोड का एक एंड हमने रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया और इस पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, एक डीफॉर्मिंग फोर्स हम इसको लगा रहे हैं खींचने के लिए, इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं। क्या खींचेगा, नहीं खींचेगा, क्योंकि यहां एक अंदर की तरफ फोर्स होगी जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स जितनी हमारी एक्सटर्नल फोर्स है उसके बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ये इस बॉडी को स्ट्रेच नहीं होने दे रही। ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो एक्ट कर रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, पहले डेफिनेशन देखो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे सपोज करो यहां से हमने एक फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ है ना, जिससे हम इसको डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स है ये, लेकिन यहां अंदर जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे एक अपोजिट फोर्स लग रही होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। भाई यहां से हम इसको खींच रहे हैं तो ये अपने ऊपर एक कहते हैं ना खिंचाव महसूस कर रहा होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया।
वही है स्ट्रेस, यही है स्ट्रेस। यानी पर यूनिट एरिया में कितनी रीस्टोरिंग फोर्स, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है डीफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज स्ट्रेस। इसी को कहते हैं स्ट्रेस। भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमारे ऊपर, हम तनाव महसूस करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। ऐसे यहां जो ये एक एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी तो अपने ऊपर एक खिंचाव महसूस कर रहा होगा, वही स्ट्रेस है, वही है बेटा स्ट्रेस। बात समझ आई? स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। जितनी भी डीफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाई है भाई, जितनी भी हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उतनी रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रही है जो उसको रोक रही है डीफॉर्म होने से। अब वो जो फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया में कितनी लग रही होगी, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है बेटा, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी भी रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी वो होती है स्ट्रेस। और ये क्या होती है? डीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होती है। भाई जितना डीफॉर्मिंग फोर्स हम लगाएंगे, जितनी एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, उतनी ये अंदर रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स जो है कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है काफी हद तक। ठीक है, जितनी डीफॉर्मिंग फोर्स है उतनी ये फोर्स होती है। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेस समझ आया? किसी भी बॉडी पर जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, कैसे भी डीफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई करी है, तो उसके अगेंस्ट जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, जो उसको रीस्टोर करना चाहती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी लग रही है, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है बेटा, वही है स्ट्रेस। कोई दिक्कत? नोट कर लो, नोट साथ के साथ बनाते रहा करो बेटा। नोट कर लो इतनी बात, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया स्ट्रेस होता है। किसी भी बॉडी पर जितनी फोर्स हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, उतनी उसके अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी वो फोर्स लग रही है वो होता है स्ट्रेस। ठीक है बेटा, इसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नोट करो, फटाफट नोट कर लो। चलो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है? देखो, अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो सबसे पहला हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सबसे पहले हमें स्ट्रेस का टाइप पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बेटा देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ के अलोंग कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस जो होंगे लेंथ के अलोंग होने वाले हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक वही अपना रोड वाला, एक रिजिड सपोर्ट है और उससे हमारी एक स्टील की रोड लगी हुई है। सपोज मैं इसको स्ट्रेच करूं एक डीफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से बाहर की तरफ, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्स लग रही होगी वो अंदर की तरफ होगी रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बेटा देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है, हम इसको खींच रहे हैं लेंथ बढ़ाने के लिए। या दूसरा एग्जांपल लो, अगर हम इसको कंप्रेस करें, यानी इसको लेंथ की, इसकी लेंथ को कम करना चाहें, फोर्स लगाएं अंदर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स हमने अंदर की तरफ लगाई, कंप्रेस कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम स्ट्रेच कर रहे थे, उसके अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स थी, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। ये भी उसी का एग्जांपल, लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज आना है ना, तो यहां भी हम कंप्रेस कर रहे हैं, यहां भी लेंथ में चेंज आएगा। हमने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाई अंदर की तरफ, यहां से हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फोर्स लग रही होगी वो इसके अगेंस्ट बाहर की तरफ होगी, रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ होगी, जो इसको रीस्टोर कराना चाहती है वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इन दोनों टाइप से समझ आ गया होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। फॉर्मूला हमारा वही है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, रीस्टोरिंग फोर्स, या यही हमारी डीफॉर्मिंग फोर्स के भी इक्वल हो जाती है, एक्सटर्नल फोर्स जो है अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो स्ट्रेच करते हुए जो लग रही है अंदर की तरफ वो भी, या कंप्रेस करते हुए लग रही है तो भी क्या है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझ आया बेटा, लेंथ के अलोंग काम हो रहा है। चलो नोट कर लो इसको। सेकंड टाइप पढ़ते हैं फिर, फटाफट नोट करो। लॉन्गिट्यूडनल हो गया हमारा। दूसरा पार्ट देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट, सेकंड है हमारा शीयरिंग स्ट्रेस। शीयरिंग, सेकंड शीयरिंग स्ट्रेस। शीयरिंग स्ट्रेस या इसका एक और नाम भी है टेंजेंशियल स्ट्रेस। शीयरिंग स्ट्रेस कह लो या टेंजेंशियल स्ट्रेस कह लो, एक ही बात है। वो टेंजेंशियल, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी टेंजेंट के अलोंग लग रहा होगा। सपोज देखो कोई हमारी रोड है, वही हमारी जो पहले ली थी हमने, और उसका एक एंड हमने रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया। स्टील की रोड है और एक एंड हमने उसका रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर दिया, और ऊपर वाले एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जो डीफॉर्मिंग फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर वाले एंड पे लगा रहे हैं। तो ये वो आगे से हल्की सी ऐसे बेंड हो जाएगी, कुछ इस टाइप से, कुछ शेप इसकी अब ऐसी हो जाएगी। यानी जब एक एंड फिक्स हो और फोर्स जो है वो किसी एक एंड से या टेंजेंशियल ही लग रही हो, टेंजेंशियल फोर्स लग रही हो, तभी इसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो इस टाइम पर जो इसकी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, दैट इज शीयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इस बार एरिया क्या होगा, जिस वाले साइड पे फोर्स लग रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जिस वाले साइड पे फोर्स लग रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यूब की अगर बात करें, जैसे देखो क्यूब में होता है ऐसा कुछ है, हमने इसको नीचे से रिजिड सपोर्ट दी हुई है और यहां से हम एक फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स, जिससे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नीचे वाला एंड हमारा फिक्स है। तो ये जो चेंज आता है इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, जितना भी चेंज आया है, और जो इसकी लेंथ थी वो तो एल है ही। तो यहां जो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, वो भी यही रहेगा। एरिया कौन सा होगा, जो जिस वाली साइड पे हमारी फोर्स लग रही है, डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है बेटा, तो ऐसी चीज को हम, ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स को, पर यूनिट एरिया को बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। का एग्जांपल देखो और देता हूं मैं कुछ अच्छा सा, जो जल्दी याद रहे आपको, अच्छे से याद रहे। ब्रेड की स्लाइस, हाँ सपोज जैसे ब्रेड है, ब्रेड का पूरा पैकेट आपने लिया हुआ है, ब्रेड स्लाइस होती है ना, उसमें ब्रेड का पूरा पैकेट लिया हुआ है, उसको आप नीचे से ना पूरा फेविकॉल या फेविक्विक के थ्रू टेबल पे चिपका दो और ऊपर से एकदम फोर्स लगाओ, तो वो स्लाइस ऐसे बेंड हो जाएंगी। देखो उसी तरीके की कुछ कहानी है यहां भी, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो क्या होगी, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयरिंग स्ट्रेस, है ना। ब्रेड वाले एग्जांपल से अच्छा समझ आ गया होगा। ब्रेड की स्लाइसेस, नीचे से पूरे ब्रेड के पैकेट को चिपका दो बेंच पे, ऊपर से फोर्स लगाओ टेंजेंशियली, तो वो ऐसे हल्का सा बेंड हो जाती है, झुक जाती है ना, वही टेंजेंशियल स्ट्रेस रहेगा हमारा। ठीक है बेटा, चलो नोट करो इसको फटाफट। थर्ड टाइप पढ़ते हैं फिर इसका। तीसरा टाइप देखो, चलो थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो वॉल्यूम नाम से समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम की गड़बड़ है, वॉल्यूम में चेंज आने वाला है। थर्ड टाइप है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस बोल लो, एक ही बात है, वॉल्यूम स्ट्रेस। देखो इसमें क्या होता है, सपोज कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है और हमने उसको एक वाटर से भरे हुए, पानी से भरे हुए किसी कंटेनर में डाल दिया, है ना। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हमने पानी में डाल दिया, तो वाटर तो उस पर फिर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। देखो यहां फोर्स लगेगी, हर जगह फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, ये कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई चारों तरफ से इसको दबाया जा रहा है ना फोर्स से, चारों तरफ से इसको फोर्स से दबाया जा रहा है। पानी में आप किसी भी सॉलिड को डालोगे तो चारों तरफ से वाटर उस पर फोर्स लगाएगा, दबाएगा उसको, तो चारों तरफ से श्रिंक होना, कंप्रेस होना स्टार्ट कर देगा। तो यहां भी तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जो रिस्टोर कर रही होगी, जो चाहती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आए। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो होगी,
यानी ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो होगी दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। फॉर्मूला यहां भी हमारा वही है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कौन सी? रीस्टोरिंग फोर्स होती है, वही डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल भी होती है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगी, यहां कह सकते हो ये प्रेशर के इक्वल है। प्रेशर पढ़ा होगा 9th क्लास में, प्रेशर समझ गए ना? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, कुछ कुछ प्रेशर जैसे ही है स्ट्रेस, है ना? और यहाँ तो बिल्कुल प्रेशर के इक्वल ही होता है। खैर लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात करें या शियरिंग की बात करें तो वहां तो नहीं कह सकते प्रेशर के इक्वल है, लेकिन यहाँ लिक्विड आ गया, लिक्विड की बात आ गई तो कह सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के इक्वल है। समझ आए बेटा? 3 टाइप का स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, जब टेंजेंट के अलोंग लग रही होगी बेंड हो जाएगा हल्का सा। और थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें एक चीज है, इसमें कंप्रेशन ही होगा हमेशा। भाई लॉन्गिट्यूडनल में स्ट्रेच भी कर रहे थे, एक्सपेंशन से भी था, कंप्रेस भी कर रहे थे, है ना? उसमें शियरिंग में बेंड करा रहे थे टेंजेंशियली फोर्स लगा के। इसमें हमेशा कंप्रेशन ही होगा। जब भी हम सॉलिड चीज को किसी को वाटर में डाल देंगे, लिक्विड में डाल देंगे, तो फोर्स उस पर लगेगी कंप्रेस करने के लिए। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां जो बनेगा वो बनेगा वॉल्यूम स्ट्रेस या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो, कोई दिक्कत? चलो फटाफट नोट करो। चलो बेटा हो गया नोट, चलो आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे स्ट्रेस के टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप हमने पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, और थर्ड हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलो फॉर्मूला हमारा क्या है स्ट्रेस का? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सी? रीस्टोरिंग फोर्स। कह दो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही तो होती है। हाँ होती है। चलो हर कंडीशन में नहीं होती, लेकिन 99.9% रीस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगी, लेकिन किसी किसी कंडीशन में नहीं होगी। आगे बात करेंगे उसकी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो बेटा स्ट्रेस समझ आया, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस। अब पढ़ते हैं स्ट्रेन। अब पढ़ना है हमें स्ट्रेन। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी किसी भी डायमेंशन में जो चेंज आया है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, देखो फॉर्मूला और डेफिनेशन ये है इसका। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। एक एग्जांपल बताता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा स्ट्रेन क्या है। देखो स्प्रिंग थी अभी हमारे पास, सपोज 10 सेंटीमीटर की वो स्प्रिंग थी और डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के मैंने उसको 15 सेंटीमीटर तक कर दिया, तो चेंज कितना आया लेंथ में? 5 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? 10 सेंटीमीटर। इसी रेशो को कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन बताता है कि ओरिजिनल डायमेंशन के रेस्पेक्ट में उसके डायमेंशन में कितना चेंज आया है ड्यू टू डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशन में कितना चेंज आया है एज कंपेयर टू ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज स्ट्रेन। बहुत इजी सा पार्ट है। एग्जांपल देखो, सपोज एक रिजिड सपोर्ट से हमने एक स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग हमारी 10 सेंटीमीटर की है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स हमने बाहर की तरफ लगाई, इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके सपोज 12 सेंटीमीटर का कर दिया, तो लेंथ में चेंज कितना आया? 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, दैट रेशो इज स्ट्रेन। इसी रेशो को स्ट्रेन बोलते हैं। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन पहले क्या था? जब डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगी थी। डीफॉर्मिंग फोर्स जब नहीं लगी थी तो जो भी उसका डायमेंशन रहा होगा, जो भी लेंथ, जो भी ब्रेड, जो भी हाइट उसकी रही होगी, जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, और डीफॉर्मिंग फोर्स जैसी हमने लगाई तो उसकी डायमेंशन में कितना चेंज आया? क्या चेंज आया? नहीं, कितना चेंज आया है? कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल जो था, दैट रेशो इज स्ट्रेन।
बात समझ आई बेटा? बहुत इजी सा टॉपिक है। कितना चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल, कितना उसका डायमेंशन था, दैट इज स्ट्रेन। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इजी सी चीज है। इसके टाइप्स पढ़ते हैं, इसके टाइप्स भी बहुत आसान है। चलो टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले थ्योरी खत्म कर लेते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन के टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, इसमें भी वही है, लेंथ के अलोंग अगर चेंज आ रहा होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह सकते हो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आ रहा होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर के रेस्पेक्ट में आ रहा होगा शियरिंग स्ट्रेन। वही तीनों टाइप है, सेम एज इट इज, स्ट्रेस की तरह। देखो पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वही लेंथ के अलोंग। सपोज जो अभी हमने एग्जांपल लिया 10 सेंटीमीटर की, सपोज कोई स्प्रिंग थी, हमने उसको स्ट्रेच करके 12 या 15 सेंटीमीटर कर दिया, तो जितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल, जितना भी डायमेंशन था, तो यहां कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस रेशो को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे रोड है और उसको हमने रिजिड सपोर्ट से लटकाया हुआ है, रिजिड सपोर्ट से एक एंड उसका बांधा हुआ है, और वो सपोज उसकी लेंथ है L, और हम उसको स्ट्रेच कर दें थोड़ा सा, जितना स्ट्रेच किया सपोज वो क्या है? डेल्टा L ना, जितना स्ट्रेच किया उतनी लेंथ क्या है? डेल्टा L। यानी अब जितनी टोटल हो गई है उसमें से पहले वाली माइनस कर दो, यानी उतना चेंज। तो जितना चेंज आया है डेल्टा L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी रही थी? L। इस रेशो को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बात समझ आई? बहुत आसान था। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ना, तो इस बार चेंज लेंथ के रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये तो स्ट्रेच किया, कंप्रेस भी कर सकते हैं। सपोज रिजिड सपोर्ट से इसको कनेक्ट किया, ये थी इसकी ओरिजिनल लेंथ L, है ना, L थी ओरिजिनल लेंथ, और हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई अंदर की तरफ कंप्रेस करने के लिए, और अभी यहां तक पहुंच गया, सपोज इतना है, तो ये जो चेंज आया दैट इज डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। सेकंड है इसका शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। वही जो स्ट्रेस के टाइप्स पढ़े थे, उसी जैसे जैसे स्ट्रेस होगा वैसे वैसे स्ट्रेन होगा। भाई स्ट्रेस से ही तो हो रहा था सारा काम। स्ट्रेस क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्मेशन ही तो हो रहा है, ये देखो स्ट्रेन। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड है शियरिंग स्ट्रेन या वही टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन ये क्या होता है हमारा? शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। देखो सपोज रिजिड सपोर्ट से एक क्यूब लगाया हुआ था, यहां से इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स। अब ये कुछ ऐसा हो गया, तो चेंज कितना आया इसमें? चेंज कितना आया? ये एंगल देखो, इस एंगल को लेट कर लो थीटा, यही तो चेंज आया है भाई। यहां से ये इतना शिफ्ट हो गया, इतना बेंड हो गया, थीटा चेंज ही तो आया है। इसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। यहां से थीटा हम निकाल भी सकते हैं, ये डेल्टा एक्स होता है, ये एल होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय एल। टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, एच एच पी वी पी अपॉन एच एच बी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है? पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है ना टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा एक्स बाय एल। ये जो एंगल है, ये जो चेंज आया है, ये जो एंगल है, ये बहुत छोटा एंगल होता है। अब ऐसे थोड़ी ना हमने फोर्स लगा दी तो उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा बेंड कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा चेंज ही तो उसमें आता है। तो थीटा जो होता है, थीटा वेरी वेरी क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। थीटा बहुत स्मॉल होता है, और स्मॉल की कंडीशन में आपको पता ही है
थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल हो जाता है। भाई साइन की और टेन फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर याद हो तो साइन और टेन में अगर एंगल बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो टेन थीटा लगभग थीटा के इक्वल आ जाता है। थीटा क्या हो गया फिर? डेल्टा एक्स बाय एल। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रेन को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, है ना। ये थीटा में जो जितना चेंज आया, थीटा जो चेंज आया, दैट इज शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, नोट करो फटाफट। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब वॉल्यूम में चेंज आए तभी होगा ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड टाइप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, हमने उसको पानी में डाल दिया, क्या होगा? फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगेगी, कंप्रेस हो गए, तो इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आ जाएगा। देखो पहले इतना था, पहले वॉल्यूम था सपोज इसका V, अब वॉल्यूम कुछ और है, तो ये चेंज आया है वॉल्यूम में, ये कितना आया? सपोज डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम जो इसकी थी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम में चेंज होगा ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी डेल्टा V बाय V। ये रेशो हमारा क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बेटा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब चेंज आएगा, 3D फिगर है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो जितना वॉल्यूम में चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो उसका रहा, दैट रेशियो इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये तीन टाइप होते हैं हमारे स्ट्रेन के, समझ आया बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस के टाइप थे ऐसे स्ट्रेन के टाइप है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सब आपको चारों टॉपिक बेटा बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को इतना ही रखते हैं, अभी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रेस पे, स्ट्रेन पे, इन सब पे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, और आगे कुछ चीजें हमें और पढ़नी है, मॉड्यूलस वगैरह, नेक्स्ट वीडियो में उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो। थैंक यू।